आज आप मिल रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार सोमानी जी से। साथ में बैठे हैं हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी। अशोक कुमार सोमानी जी पूर्व प्रधान वैज्ञानिक व अध्यक्ष है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के। 34 वर्ष का आलू अनुसंधान व सीड प्रोडक्शन का अनुभव है। करीब 150 रिसर्च तकनीकी पेपर भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पब्लिश किए गए हैं। पीएचडी पोटैटो रिसर्च पर ही की है। डेनमार्क सरकार की फेलोशिप पर सीड पैथोलॉजी कोर्स किया है। डॉक्टर पाल नीरगार्ड के अधीन कोपहेनगन से रिटायरमेंट के पश्चात पोटैटो सीड प्रोडक्शन व प्रोसेसिंग लैंड सीड्स को इंडस्ट्रीज को एडवाइजरी व कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। अब बात करेंगे हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु उनसे। चलिए आप सब मिलते हैं अशोक जी सोमानी से। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे देश में हर चीज़ हम कहते हैं कि सबसे सस्ती सबसे आम चीज़ों में आलू और प्याज है, लेकिन देश ने ये देखा कि प्याज पर सरकारें गिर गईं और आलू जो कभी टिक्की और मीठे आलू के अलावा आगे नहीं बढ़ता था, आज की तारीख में मतलब अगर 0.03% प्रोसेसिंग रही होगी तो आज की तारीख में 15-16% से कहीं ज़्यादा आलू की प्रोसेसिंग है। और आलू राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई इधर से डालो वो उधर से निकालो, तो वो भले ही एक साधारण तौर पे कहा गया हो, लेकिन सच यही है कि आज की तारीख में आलू सोना उगल रहा है। आपसे हमारे जो दर्शक हैं वो दूर दराज के गाँव में देखने वाले लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी देखते हैं, और आपको हम पा गए हैं एक विश्व स्तर की पर्सनैलिटी को। तो मैं सीधे प्रश्नों पर आता हूँ जी। प्रश्नों पर ये आता हूँ कि जगह जगह आलू के बारे में नेट पर देखो ये लिखा हुआ कि आलू दक्षिण अमेरिका से भारत आया, एशिया आया। तो एज ए आलू स्पेशलिस्ट आप जो कहेंगे वो बहुत ऑथेंटिक होगा, तो इस पर थोड़ा बताएं कि आलू का इतिहास क्या है सर। बिल्कुल ठीक है जितेंद्र जी, ऐसा है कि आलू का जो ओरिजिन है वो लैटिन अमेरिका पेरू से ही है। अच्छा। वहाँ से ये यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में और फिर एशिया में भी आया है। भारत में 1617 में सबसे पहले ये अजमेर में आया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में ये सब जगह धीरे धीरे फैला है। उसके पहले कोई नहीं जानते थे। अच्छा। और अब तो इतना फैला है कि दुनिया की सारी फसलों में तीसरा नंबर आलू का है। पहला गेहूं, फिर चावल और उसके बाद आलू ही है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के हिसाब से। सर ये अजमेर कैसे? अजमेर में एक कोई बादशाह के तारीफ में, उसमें कोई सम्मान में एक कोई पार्टी दी थी। ओके। तो उसमें ये आलू का कोई चीज़ बना के उनको पेश किया। अच्छा अच्छा। तो वहीं से फिर वो वहाँ उगाना भी शुरू किया। ओके। तो आलू के इतिहास पर बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आलू के इतिहास पर बताया जी, अच्छा लगा। मैं चूँकि आप रिसर्चर हैं तो मैं सीधे आलू के रिसर्च के इतिहास पर बात करना चाहूँगा। जी, भारत में आलू की रिसर्च सही तरीके से सन 1949 से शुरू हुई, जब केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला की स्थापना की गई। पहले ये पटना में स्थापित किया गया, बाद में 1956 में इसको वहाँ से शिफ्ट किया हिमाचल प्रदेश में, शिमला में। और अभी इसके 7 केंद्र हैं जहाँ पर ये मल्टीप्लाई करते हैं और रिसर्च भी चलती है। उनमें से जालंधर पंजाब में, मेरठ उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बिहार में पटना और शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में, और उटकमंड ये प्रमुख है। उटकमंड कहाँ पे है? ऊटी, ऊटी जिसको नीलगिरी नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी हिल्स में।
इसके अलावा जो रिसर्च जो है तब शुरू हुई और अभी ये हालत है कि सबसे पहले वेराइटीज़ पर काम किया गया, नई नई वेराइटीज़ डेवलप की गई। उसके पहले सारी अपने यहाँ की कोई वेराइटी नहीं थी, इम्पोर्ट ही होती थी। जब से ये इंस्टीट्यूट बना है धीरे धीरे सारी वेराइटी यहीं की हो गई और अब तक 72 वेराइटीज़ डेवलप की है इंस्टीट्यूट ने और उनमें से नो प्रोसेसिंग वेराइटी भी है, क्योंकि अब प्रोसेसिंग का ज़माना है, खाली खाने के आलू नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उन 72 वेराइटीज़ में से कम भी 20 वेराइटी ऐसी है जो अभी भी चल रही है। वो वेराइटीज़ में अलग अलग गुण हैं, अलग अलग काम के लिए है, अलग अलग क्षेत्र के लिए है। जैसे एक तो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं आलू में आती है, उनसे रेजिस्टेंस है जिनमें, उनको लिया गया है। जैसे लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस, जिसमें ये पीछे का झुलसा बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस है, उन वेराइटीज़ को सेलेक्ट किया है। फिर पैदावार ज़्यादा हो, उसके अलावा बहुत सी जगह लाल आलू पसंद किए जाते हैं, जैसे ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे लाल आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन एरिया के लिए इन क्षेत्रों के लिए लाल आलू की वेराइटीज़ डेवलप की है, बाकी जगह के लिए दूसरी वेराइटीज़ है। इसके अलावा भी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि पहले प्रोसेसिंग के लिए कोई वेराइटी नहीं थी, सिर्फ चिप्स बनाने के लिए थी, कुछ वेराइटीज़ चिप्स बनाने के लिए काम में ले लेते थे। अब चिप्स के लिए स्पेसिफिक वेराइटीज़ बनाई, जैसे कुफरी चिप्स सोना 1, कुफरी चिप्स सोना 3, कुफरी चिप्स सोना 4, कुफरी फ्राई सोना, इस तरीके से टोटल 9 वेराइटी बन गई। ये वेराइटी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि प्रोसेसिंग के लिए दूसरी वेराइटी काम नहीं आती है। उसमें रिड्यूसिंग शुगर बहुत कम होना चाहिए, फिनोलिक कंपाउंड्स कम होना चाहिए, स्किन थिन होनी चाहिए, कलर वाइट हो इसका फ्रेश कलर, और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट ये है ड्राई मैटर। उसमें ड्राई मैटर कम से कम 20% हो या इससे अधिक, तो वो वेराइटी इसके लिए सही होती है प्रोसेसिंग। जी। आलू पहले सामान्य तौर पर लोग खेती करते थे जी, और किसान ने कर लिया, कभी नहीं किया। आज आलू की खेती का जो व्यावसायिक पक्ष है इतना ज़्यादा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के कई भागों में जी, आलू खेती करने वाले लोग आते हैं, किसान से कहते हैं हमें इतना पैसा दो, पैसा हम आपको दे रहे हैं ठीक और है। हम आलू की खेती करेंगे। वो क्या पानी दे रहे हैं, क्या खाद दे रहे हैं, किसान को कुछ पता नहीं है। जी। तो आलू की खेती सामान्य खेती से ये जो व्यावसायिक पक्ष आया है, इस पर आप थोड़ा बताएं। ये क्या है कि पहले छोटे छोटे किसान अपने हिसाब से आलू की खेती करते थे, तो छोटी छोटी ज़मीन होती थी, उनकी पैदावार कुछ नहीं होती थी, न उनके पास नई तकनीक थी, न वो स्वस्थ बीज ले पाते थे, और जो उनका एक ट्रेडिशनल मेथड चलता था उसी से वो खेती करते थे, उसमें पैदावार भी नहीं आती थी। अभी बहुत सारी कंपनीज आ गई है बाहर की और इंडिया की अपनी, जो आलू उगाती है। उनके पास खुद की तो ज़मीन कोई है नहीं, वो आस जिस एरिया में आलू लगाना चाहती है वहाँ के किसानों से ज़मीन लीज पे लेती है और वहाँ पर अपने जो एक्सपर्ट है उनसे वो अपने प्रोग्राम के हिसाब से आलू की खेती करवाती है। वो सारी मैकेनाइज्ड है, बहुत बड़े बड़े खेतों में सैकड़ों एकड़ में एक एक किसान के एक एक गांव में 500-700 एकड़ में वो आलू लगा रहे हैं, बीज एक वैरायटी लगा रहे हैं। तो वो सारा मशीनों से लगता है, मशीनों से खुदाई होती है, मशीनों से ग्रेडिंग होती है, फिर वो अपने हिसाब से किस साइज़ के प्रोसेसिंग के लिए रखने हैं, किस साइज़ के लिए सीड के लिए रखने, वो सब उनको खुदाई के समय ही अलग कर लेते हैं। जी। अभी हम लोगों ने बात की कि बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं किसान के पास, किसान की खेती लेते हैं, आलू करके निकल जाते हैं। आप वैज्ञानिक हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर बड़ा किसान या छोटा किसान अगर खुद ही आलू के उत्पादन में हाथ लगाए, तो आलू के उत्पादन में जनरल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो हमारे लीडर को चाहिए। देखिए, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस्टेब्लिश होने से पहले या जब ये शुरू हुआ था उस टाइम पर भारत में टोटल 1.5 मिलियन टन
आलू पैदा होता था और आज 60 मिलियन टन से ज़्यादा पैदा हो रहा है। ये पैदावार बढ़ी है नई नई तकनीक से, नई नई वेराइटीज़ की वजह से, और जितने भी आधुनिक मशीनें बनी है इसके लिए उनसे बनी है ये सब। जो छोटे छोटे किसान थे उनके पास न तो ये चीज़ें थी, न मशीनरी थी, न सुविधाएं थी। तो जो ये दूसरी कंपनी, पहले तो इंडिया में भी बड़े बड़े फार्मर्स ने ये शुरू किया अपने आप से ये काम, और अब दूसरी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी वो ये सारी फैसिलिटीज देती है इनको और उनसे प्रोडक्शन लेती है। अभी एकड़ के एक हेक्टेयर के हिसाब से आप देखेंगे तो करीब करीब 30, 35, 40 क्विंटल तक एक एकड़ हेक्टेयर में, सॉरी 30 से 40 टन पर हेक्टेयर पैदावार हो गई है अभी, जो कि उस टाइम पर हार्डली 2-3 टन, 2-3 टन भी नहीं थी, उससे भी कम थी पर हेक्टेयर, जो आज बढ़कर के इतनी हो गई है। तो ये सारी पोटैटो पे जो नई नई रिसर्च हुई है उसकी वजह से संभव हुआ है। हाँ, तो उसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ी और आलू स्टेपल फूड में गिना जा रहा है जी। तो मैं और भी प्रश्न पूछूंगा। तो साइंटिस्ट हैं जी और पैथोलॉजिस्ट हैं, जी तो मैं अपनी बातचीत को आलू की पैथोलॉजी की तरफ ले जाऊंगा। जी। उस पर आप बताएं, आम आदमी उस चीज़ को कैसे समझे या कैसे उससे वो बच सकता है। Right. जी। देखिए, आलू में कुछ बीमारियां ऐसी है जिनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। जैसे एक है पिछेता झुलसा रोग, जिसको लेट ब्लाइट कहते हैं। ये सबसे भयानक बीमारी है आलू लेट की। ब्लाइट ऑफ लेट पोटैटो ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये सबसे भयानक बीमारी है और इसने हिस्ट्री बदली है। ये पुराने टाइम पे जो अकाल पड़े हैं आयरलैंड में, इनमें उसका कारण था। ये 1846 का जो अकाल था वो लेट ब्लाइट बीमारी की वजह से हुआ, क्योंकि आलू वहाँ का स्टेपल फूड था। और जब लेट ब्लाइट आ गई तो आलू पैदा ही नहीं हुआ, सारा जल गया, खाने को कुछ भी नहीं था। वहाँ की जनता सारी दूसरे देशों में चले गई, आसपास मारे गए या दूसरे देशों में चले गए, हिस्ट्री बदल गई। अपने यहाँ भी जो है एक थोड़े से बड़े साधारण वे में बता रहा हूँ मैं आपको कि वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर पहले उनकी 13 दिन की गवर्नमेंट गिर गई थी, आलू के भाव बहुत बढ़ गए उसके लिए। क्यों? जबकि उस वक्त कोई भी गवर्नमेंट होती वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस साल लेट ब्लाइट डिजीज आई थी बीमारी। तो पैदावार ही नहीं हुई तो कोई भी सरकार हो, किसी की भी हो, कुछ नहीं कर सकती थी। आलू था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ तो आएगा कहाँ से? जी। दूसरा जो है बीमारियों के लिए आप कह रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बीमारी है। अभी इसकी फोरकास्टिंग करने के तरीके बन गए हैं, मॉडल्स बन गए हैं। आने से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले हम बता सकते हैं कि अभी ऐसा वातावरण है तो ये बीमारी आ सकती है। उसके लिए आप इस चीज़ का छिड़काव करें, वो सब चीज़ें फिक्स है, दवाइयाँ इसके लिए। और जैसे पहले हम प्रिकॉशन के तौर पे मेनकोजेब है वो 2 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं। इसके बाद में ये तब तक करते रहे, 15 दिन पे रिपीट करना है, 10 से 15 दिन के बीच में। अगर लेट ब्लाइट आ जाती है, जो कि कब आती है, जब हल्की सी बारिश होती है सीजन में, बादल छाए रहें और टेम्परेचर भी लो हो, उस टाइम इसके लेट ब्लाइट के आने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो वहाँ उस टाइम पर इसको आप स्प्रे करिए मेनकोजेब को। और जब आप अपने खेत में या आसपास के किसी भी किसान के खेत में लेट ब्लाइट देखते हैं, एक पौधा भी दिख गया है, तो फिर आप मेनकोजेब की बजाय तुरंत जो भी कोई सिस्टमिक फंगिसाइड मिल रहा है उस टाइम पर, उस क्षेत्र में मेटल एक्सिल वगैरह, रिडोमिल, ये इसका स्प्रे कर दीजिए तो तुरंत रुकेगी वो। अदर वरना दूसरे किसी भी तरीके से वो रुकेगी नहीं। इसके बाद में एक प्रमुख रोग है, जैसे आलू के जो कंद बनते हैं उन पे कॉमन स्केयर, माता के जैसे निशान रहते हैं, या काली चित्ती रोग आता है, या सड़ जाते हैं। ये सब कॉमन रोग है, बहुत बीमारियां हैं ये कॉमन। इन सब के लिए मेरा ही निकाला हुआ है एक ट्रीटमेंट जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट में आता है, वो है बोरिक एसिड 3% के घोल से छिड़काव करना आलू पर, बीज के आलू पर, या उनमें डुबो के ट्रीट करना। तो इससे ये जो बीमारियां हैं कॉमन स्केयर,
ब्लैक स्कार्फ यानी अच्छा। जो माता के जैसे निशान वाली बीमारी हम्म। या जो चित्ती रोग है, काला चित्ती रोग, और कोल्ड स्टोर में रखें उसके बाद निकालते हैं तो इसमें सूखा गलन, ये सब जो बीमारियां आती है इनसे इसका अकेले से ही बचाव हो जाता है। दूसरा, ये जो ट्रीटमेंट है ये नुकसानदायी भी नहीं है बोरिक एसिड। ठीक। डॉक्टर लोग जो है आंख धोने के लिए बोरिक पाउडर रिकमेंड करते हैं, तो इसको यूज करने से अपन जो प्रोडक्शन होगा आलू का उसको भी खाएंगे तो नुकसान नहीं है। प्लस इसको जो ट्रीटमेंट दिया बोरिक एसिड से, वो बोरिक एसिड जो भी चिपका हुआ है बीज पे वो नुकसान करने की बजाय खेत में जाएगा तो बोरोन की डेफिशिएंसी भी कम करेगा, तो अच्छा है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जी। आलू जमीन से निकलने के बाद उसके दो खतरे हैं। एक आलू का स्टार्च है उसका शुगर में बदल जाना, मीठा हो जाना आलू का जी। और दूसरा आपने बहुत सहज भाषा में कही कि आलू की आंखें निकल आना जी। तो ये दोनों जो लोग हमारे दर्शक हैं वो तो सुनेंगे ही जी। मैं अगला प्रश्न ये कर रहा हूँ कि आलू के प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी। आलू की प्रोसेसिंग के लिए हर वैरायटी से, हर जाति के आलू से काम नहीं होता है। इनको जैसे अगर चिप्स बनानी है तो चिप्स के लिए स्पेसिफिक वैरायटीज है, जैसे कुफरी चिप्स होना 1, कुफरी चिप्स होना 3, कुफरी चिप्स होना 4, और इसके अलावा कुफरी फ्राइज होना भी है। और ये अपना फ्रेंच फ्राई के लिए अपनी इंडियन वैरायटीज़ में सबसे बढ़िया कुफरी फ्राइज होना है। अभी एक नई वैरायटी निकाली है कुफरी फ्रायोन, वो बहुत सूटेबल है। इसके अलावा बाहर की कंपनीज में बहुत सारी वैरायटीज अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके दूसरी कंपनियों ने यहाँ पे उनका सीड बनाना शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छी है प्रोसेसिंग के लिए। वो है एक जैसे लेडी रोजेटा है, लाल वैरायटी है, प्रोसेसिंग के लिए चिप्स के लिए बहुत अच्छी है। संटाना है, वो फ्रेंच फ्राई के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज है। ये दो तो बहुत पॉपुलर हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, नई नई वैरायटीज़ बहुत आ गई है, वो प्रोसेसिंग के लिए बहुत सूटेबल है। और इसी वजह से अभी इंडिया में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बढ़ गई है और बहुत सक्सेसफुल है। इससे रोज़गार भी मिलता है और जो फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। जी। सर, छिलकों में सुनते हैं कि छिलके खाने से कई बीमारियां होती है, इसका कारण क्या है? देखिए, आलू के छिलके में कोई दोष नहीं है। आलू के छिलके से बीमारी होती है, ये क्या है कि जैसे आलू के छिलकों में कोई बीमारी आई है आलू पे, वो छिलकों में जरूर रहेगी। जैसे काली चित्ती रोग मैंने बताया, जो कॉमन स्केब बताई, वो छिलकों में रहती है। तो मैंने सुना यूरिक एसिड बढ़ती आलू के छिलकों से। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं पता है, ऐसा तो कुछ रिसर्च नहीं है। एक जरूर है कि जैसे मैंने बताया था पीछे था झुलसा रोग, लेट ब्लाइट। अगर खेत में लेट ब्लाइट आई है, उससे इन्फेक्टेड आलू है, वो अगर खाने में आ गए या हरे आलू खाने में आए, वो बहुत नुकसान वाले हैं। हरे आलू में एक जो है एल्कलॉइड बन जाता है सोलेनिन, वो इतना खतरनाक है कि अगर बहुत थोड़ी सी मात्रा में वो खाया आलू, हरे आलू, तो वो जहरीला होता है, तकलीफ देगा, वोमिटिंग होगी, जी घबराएगा। और अगर ज़्यादा मात्रा में चला गया है, बहुत ज़्यादा चला गया है, तो आदमी ख़त्म भी हो जाता है उससे, पॉइजनस है। अच्छा। हाँ, ऐसा छिलकों से नहीं। धन्यवाद सर मेरे इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आलू अगर आप बो रहे हैं, कुछ नहीं तो आप बोरिक एसिड में ट्रीटमेंट करके दे दीजिए, तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो सकता है। अब आलू जब हम निकाल लेते हैं ज़मीन से, जब फसल पूरी हो जाती है, उसके बाद जो हम कोल्ड स्टोरेज में ले जाके लंबे समय तक रखते हैं, क्या इस बीच में कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आलू की खराब होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो? जी, इस पर थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, जब हम आलू की खुदाई करते हैं तो हमें पता है कि हमने जो आलू का पैदावार ली है वो किस उद्देश्य से ली है। अगर वो खाने के उद्देश्य से है तो उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो कोई भी दवा नहीं डालनी है। बहुत बढ़िया। उसको जितनी जल्दी हो सके
खुदाई के बाद 5-7 दिन तो आपको ढेर में रखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ही उसकी स्किन मेच्योर हो जाती है, मजबूत पड़ के हो जाती है, छिलके नहीं उतर रहे हैं, जिसको हम ब्रूजिंग कहते हैं, वो नहीं हो रही है, तो उसको आप कोल्ड स्टोर में रख दीजिए। आलू कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। अगर आपके आलू प्रोसेसिंग के लिए आपने पैदा किए हैं, फ्रेंच फ्राई, चिप्स या फ्लेक्स के लिए या स्टार्च बनाने के लिए, तो आप उनको कोल्ड स्टोर में मत रखिए, क्योंकि कोल्ड स्टोर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस टेम्परेचर पे आलू में जो स्टार्च है, मेन उसमें स्टार्च ही होती है, वो स्टार्च शुगर में बदल जाती है और वो आलू मीठे हो जाते हैं। वो मीठे आलू प्रोसेसिंग के लिए अनफिट है, तो वो किसी काम के नहीं है। तो अगर आपको प्रोसेसिंग की वैरायटी है, उन आलू को प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना है, काम में लेना है, तो उनको आजकल हमने एक नई टेक्निक आई है, उनको 8 से 12 डिग्री, 10 से 12 डिग्री वाले स्टोर्स बनाए गए हैं, उनमें रख लीजिए। और उनमें वो एक CIPC का एक फ्यूमिगेशन देते हैं कोल्ड स्टोर में ही, तो उसको देने से वो आलू सड़ते नहीं हैं, प्लस उनमें स्प्राउटिंग उगते नहीं है, उनकी आंखें फूटती नहीं है। वरना अगर आप उनको ऐसे रखेंगे 8-10 डिग्री पे, तो उनकी आंखें चल पड़ेगी, उग जाएंगे वो आलू, तो वो फिर खाने के काम के नहीं रहेंगे। तो उसको बचाने के लिए, और साथ ही वो सड़ने भी नहीं चाहिए, 8 से 10 डिग्री पे रखेंगे तो वो सड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उगने की समस्या आएगी। उगने की समस्या के लिए उनको हम उस स्टोर में रखेंगे, CIPC स्टोर में, तो वो उगेंगे नहीं वो आलू। और उनको एक बार निकाल लिया बाहर, तो वो उनमें कोई भी उनका जो फ्यूमिगेशन किया उसका असर नहीं रहता है। और वो आलू मीठे नहीं होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए फिट होते हैं। वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने भी आप रखेंगे तो भी वो प्रोसेसिंग के लिए होंगे। और अभी आप देख रहे हैं जो इंडिया में इतनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आ गई है, इतनी फ्रेंच फ्राइज बन रही है, इतनी चिप्स बन रही है, उनको 12 महीने तो आलू मिल नहीं सकता है। आलू तो सीजन में पैदा होता है। अब 12 महीने उनको चलाने के लिए यही एक तरीका है कि वो ऐसे स्टोर्स में आलू को रखते हैं, वहाँ से ज़रूरत के हिसाब से आलू निकाल के प्रोसेसिंग करते हैं। एज ए साइंटिस्ट, एज ए पैथोलॉजिस्ट, आपने आलू की पैथोलॉजी पे बात कही, आपने प्रोसेसिंग पे बात कही, आलू बोने से पहले क्या है उसकी बात कही, आलू निकालने और कोल्ड स्टोरेज के बीच में क्या किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपने छिलके पे भी बात की। ये जनरल परसेप्शन है कि जो लोग आलू की खेती करने ज़मीन ले रहे हैं भाड़े पे, फिर वो करके चले जाते हैं, तो उसके बाद उस ज़मीन में कुछ पैदा नहीं होगा। तो इस तरह के जो नोशन है, या अगर आलू की खेती के बाद में क्या करने से उसकी फर्टिलिटी बची रहेगी, इस पर थोड़ा सा देखिए, लोग जानना चाहते हैं। आपका सवाल बहुत सटीक है, लेकिन अभी ये है कि एक टाइम था कि किसान एक फसल लेता था या ज़्यादा से ज़्यादा 2 फसल लेता था, तो उसको बीच में टाइम मिलता था, तो वो उस टाइम पर खेत में जो हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बीज का आलू बना रहे हैं अपने खेत में, तो ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद जरूर लगाओ एक बार। तो उससे हरी खाद के लिए एक तो जो है ढेंचा सीड्स होते, ढेंचा होता है, दूसरी पटसन है, ये लगाने से आपकी खेत की उर्वरता बनी रहती है। अब बिना उसके सिर्फ फर्टिलाइजर डालते हैं हम, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, स्प्रे करते हैं, उससे खेत में कुछ बचता नहीं है, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं बचा उसमें। उसकी वजह से ये अगर हम करें तो जो हरी खाद की खेती करें उसमें तो सही है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब हरी खाद के लिए एक सीजन कोई भी किसान छोड़ना नहीं चाहता है, वो 3 फसल लेता है। तो फिर तरीका ये है कि वो एक फसल कम से कम ऐसी ले ले जिसके पत्ते वगैरह गिरेंगे खेत में तो हरी खाद का काम करेंगे। जैसे मूंग वगैरह है, कोई भी दलहन की फसल है, वो ले ली तो वो हरी खाद का भी काम करेगी। वो फलियां, सीड, बीज अपना निकाल लिया, बाकी का सब कुछ खेत में छोड़ दिया, तो वो हरी खाद का काम करेगा, वो एक कर सकता है। और मैं तो पहले देखता था कि ढेंचा बोते थे जी, फिर बाजरा बोते थे जी, फिर बाजरा में थोड़ी थोड़ी अरहर वगैरह डाल देते थे, मूंग डाल देते थे। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि खेतों में खाली मूंग के खेत हैं जी। और अभी तो सीजन है, वो थ्रेशर से निकाल भी रहे हैं। जी, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन जहाँ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आलू की खेती करके ठेकेदार तो चला गया, जी हाँ, तो अब वहाँ जो मूंग किसान है उसको कोई
क्या साइकिल रखे कि वो फसल के वैसा कुछ थोड़ा बताइए। वो उसमें जैसा है ना, ऑर्गेनिक मेन्योर्स है, जैसे पत्ते हैं, कोई भी चीज़ के पत्ते हैं वो डाल सकता है। जैसे जो फसल ली है उसी का ही जो बचा हुआ सामान है, जो डंठल है, कुछ भी है, वो ज़मीन में गाड़े। इसके अलावा जो हरी खाद का मैंने अभी आपको बताया वो करे, या गोबर की खाद मिल जाए तो वो डाले, जो कि थोड़ा मुश्किल है, मिलती नहीं है, लेकिन अगर मिले तो बहुत अच्छी है। ये सब डालनी पड़ेगी उसको। और दूसरा, जो आलू की खेती के बाद में खेत की उर्वरता जहाँ तक फर्टिलाइजर है उसके हिसाब से कम नहीं होती है, क्योंकि आलू में जितने उर्वरक डलते हैं वो सारे आलू में यूज नहीं होते हैं, बहुत सारे ज़मीन में रह जाते हैं। तो उसके बाद में एक फसल किसान लेगा तो बहुत थोड़ी सी उर्वरक डालने से भी उसकी पैदावार बहुत अच्छी आ जाएगी, तो उसको नुकसान नहीं है। इतने विविध तरह के प्रश्नों के जवाब दिए, और मैंने कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जो एकदम कल से आज के बीच में लोगों ने जो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजे थे कि भाई इनसे आपकी मुलाकात हो तो ये ज़रूर पूछिएगा। मैंने पूछा। मैं आप सभी अपने पाठकों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को मौका दिया। धन्यवाद। मित्रों, अभी हमने वैज्ञानिक सोमानी जी से बात की, और जिसके लिए हम बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे नेवर जी हर संडे को सागर मंथन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और सागर मंथन के विषय की जो विविधता है उसमें आलू जैसी चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि प्याज से जब सरकार के प्याज के दाम पर भी नेवर जी ने सागर मंथन किया था, तो ये मौके पर हम उनके कार्यालय में उनसे आलू पर बात करना चाहते हैं। अभी हमने आलू की प्रजातियों पर बात की, आलू के पैथोलॉजिस्ट पर बात की, आलू के प्रोसेसिंग पर बात की, आलू की इकोनॉमी पर बात की, तो हम आलू पर सर आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये आलू के बारे में कोई कृषि वैज्ञानिक या कृषि कौशल वाला व्यक्ति ही बता सकता है। हम लोग तो कंज्यूमर हैं आलू के। एक कंज्यूमर के रूप में हम कह सकते हैं कि आलू एक ऐसी सब्जी है जो बहुत आम आदमी खाता है, और ऐसी सब्जी है जिसको किसी भी दूसरी सब्जी में आप डाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है वो समरस है, कहीं भी जाके मिल जाता है। और प्याज और आलू दो ऐसे सब्जी हैं जो गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी प्याज के दाम बढ़ते हैं, आलू के दाम बढ़ते हैं, तो रहताई मच जाती है। सरकार हिलने लगती है। हाँ, सरकार हिलने, खासकर प्याज में तो है ही, आलू भी है उसमें। तो अब आलू कई तरह के होते हैं। हम लोग को थोड़ा सूर्यमुखी है, चंद्रमुखी है, सहसमाली की पूरी जानकारी नहीं है। नहीं, कभी सोहानी जी से ही कुछ जानकारी मिली तो कुछ थोड़ी बहुत आपको भी मालूम हो गया। लेकिन अब आलू के जो चिप्स बनते हैं, इसका बहुत बड़ी कंजम्पशन है। चिप्स बनते हैं बच्चों में खासकर। तो इस आलू में का दाम को बनाए रखना सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, इससे आलू दाम नहीं बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वैसे आलू जैसे एक खाने के तौर पर ही हम लोग देख रहे हैं कि आलू पहले आलू सब्जी, मीठा आलू और टिक्की, इसके आगे चीज़ें नहीं थी। बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी आलू के चिप्स बना लिए, लेकिन आज की तारीख में फ्रेंच फ्राई है और आलू की इतने तरह की प्रोसेसिंग है, ये एक बड़ी इंडस्ट्री है। पूरे दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ आलू नहीं खाते लोग। चाहे गर्म देश हो, ठंडा देश हो, चाहे कोई देश हो, आलू तो मस्त है। आलू सबको पूरी मानवता को जोड़े हुए। अरे सबसे बड़ी बात है, बहुत पूरी मानवता को जोड़े हुए आलू। क्यों? बहुत बहुत और धन्यवाद। अपने आप में कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड है, और आपने ये मौका हमें दिया। विशेषकर कल से आज के बीच में मैंने कई गाँवों में फ़ोन किया कि भाई अब क्या जानना चाह रहे हैं, तो उनके बहुत सारे व्हाट्सएप से आए, तो वो सारी चीज़ें हमने समअप की हैं। और इस चैनल के माध्यम से जो किसान खेती कर रहे हैं, हम 3-4 कोल्ड स्टोरेज वालों से बात की, तो उनको ये हम
भेजे हैं, और इसके लिए मैं आपको और सुभानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जितेंद्र, संपादक।